हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जिस प्रकार सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में, ठीक है, और लेग फ्रेम के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेग फ्रेम के बारे में हमने पढ़ा और हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा, वन डायमेंशनल कोलिजन और टू डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, विस्फोट में एक चट्टान तीन टुकड़ों में विभाजित होती है। जिसके दो टुकड़े एक दूसरे के लंबवत गतिमान होते हैं। यदि 1 किलोग्राम के टुकड़े का वेग 12 मीटर पर सेकेंड 2 किलोग्राम टुकड़े का वेग 8 मीटर पर सेकेंड है, तथा तीसरे टुकड़े का वेग 40 मीटर पर सेकेंड हो, तो तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें दे रखा है कि एक हमारी चट्टान है, रॉक है, जो कि विस्फोट की वजह से क्या हो रही है, टुकड़ों में विभाजित हो रही है, ठीक है। उसके जो दो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के लंबवत गतिमान होते हैं, यानी जब टुकड़े इसके विस्फोट से टुकड़े हो रहे हैं तो इसके दो टुकड़े एक दूसरे की लंबवत दिशा में जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक का संवेग इस डायरेक्शन में है और एक का इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यदि 1 किलोग्राम टुकड़े का वेग, उसके जो टुकड़े हो रहे हैं उनका मास में गिवन है, एक का 1 kg है, एक का 2 kg है और एक का हमें निकालना है, ठीक है। जो थर्ड वाला टुकड़ा होगा उसका द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि 40 मीटर पर सेकेंड इनकी जो वेलोसिटी है, तीनों जो टुकड़े होंगे इसके, तो हम इनको तीनों को एज ए पार्टिकल ले लेते हैं। हमारे पास में m1 m2 m3 मास के 3 पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। उनमें से तीनों की वेलोसिटी हमको गिवन है और थर्ड वाला जो पार्टिकल है उसका मास हमसे पूछा है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा,
1 kg, ठीक है। M2 इक्वल टू 2 kg और M3 इक्वल टू हमें निकालना है और हमको वेलोसिटी गिवन है V1 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, V2 इक्वल टू V2 का मान में दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड और V3 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें सारी गिवन है, जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है वो हमने लिख ली। अब हमें क्या निकालना है कि जो हमारा थर्ड पार्टिकल होगा उसका मास क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास में हमको गिवन है कि दो टुकड़े होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम मान लेते हैं कि माना 1 kg तथा 2 kg द्रव्यमान के टुकड़े एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत गतिमान होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें सारी चीजें गिवन है, सिर्फ हमसे एक चीज पूछी है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, मास पूछा है, M3 का मान पूछा है, यानी हमारी एक इक्वेशन काफी होगी एक वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारी कोलिजन चाहे कुछ भी हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन यूनिवर्सल कंजर्वेशन है, तो हम इसको मोमेंटम कंजर्वेशन को लगा सकते हैं और उस एक इक्वेशन से हमारे पास में क्या आ जाएगा, मास का वैल्यू आ जाएगी, जो थर्ड पार्टिकल है उसका मास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो हमारी चट्टान है वो टुकड़ों में विभाजित होने से पहले क्या थी, रेस्ट में थी, ठीक है। उसके टुकड़े यदि ये विस्फोट होगा तो टुकड़े इधर उधर जाएंगे, लेकिन विस्फोट होने से पहले वो क्या थी, रेस्ट में थी, स्थिर थी, तो उसका संवेग क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विस्फोट से पहले चट्टान स्थिर थी, अतः क्या हो जाएगा, रेस्ट में थी, हमारी जो रोड थी, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने पास में क्या आ गया कि P1 प्लस P2 प्लस P3, इसके जो तीनों टुकड़े होंगे उनका जो कुल संवेग होगा, कुल मोमेंटम होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि पहले ये रेस्ट में है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 इक्वल टू माइनस का P3, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इक्वल टू होगा माइनस का P3 वेक्टर, और वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं, ये हमारा P2 वेक्टर है, ये हमारा P1 वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जब ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम इसको मान लो P2 लिख दें, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, इसको हमने P2 लिख दिया। तो इनका जो रिजल्टेंट हमारा P2 इस डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट क्या होगी, P3 की डायरेक्शन होगी। जहां पर P1 प्लस P2 दोनों वेक्टर्स का हमारा रिजल्टेंट इक्वल होगा माइनस P3 के, यानी अपोजिट होगा, ठीक है। तभी तो क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां से अपने पास में आ गया माइनस P3, वेक्टर्स है ये, तो वेक्टर्स के लिए हम लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर की पावर हाफ इक्वल टू, क्योंकि P1 प्लस P2 इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। एंगल क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई P1 स्क्वायर प्लस P2
पावर हाफ करेंगे तो हट जाएगा। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे P1, P2 और P3 की, और N3 का मान निकाल लेंगे। यहाँ तक लिख लें इसको। P1 इक्वल टू क्या होगा, M1 V1, ठीक है। M1 क्या है 1 इंटू V1 का मान क्या है 12, तो ये कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। और P2 का मान कितना आ जाएगा, P2 का मान M2 V2, M2 का मान हमारे पास में 2 है और V2 का मान 8 है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया 16 और P3 का मान अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। इनकी यूनिट लिख लेना चाहे साथ में। और P3 का मान अपने पास में आ गया M3V3, तो M3V3 अपने पास में आ जाएगा, M3 का मान हमें पता नहीं है तो M3 को हम M3 रहने देंगे और V3 की जगह आ जाएगा 40। ये अपना हो गया 40 M3। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख दें तो हमारे पास में M3 का मान आ जाएगा। तो यहां से अपने पास में आ गया P1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, तो P2 का स्क्वायर अपने पास में क्या हो गया, P2 का स्क्वायर हो गया 16 का स्क्वायर इक्वल टू P3, P3 कितना है 40 M3। सॉरी, तो यहां से अपने पास में आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू 40 M3। तो यहां पर हम रख सकते हैं 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 और इसकी पावर क्या थी हाफ थी, ठीक है। तो यहां से अपने पास में 144 प्लस 256 की पावर हाफ इक्वल टू 40 M3 और 144 प्लस 256, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा 400 की पावर हाफ इक्वल टू 40 M3। तो M3 का मान हो गया 400 की पावर हाफ, 400 की पावर हाफ कितना होता है 20 डिवाइडेड बाय 40 1/2 0.5 kg, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया M3 मास की वैल्यू 0.5 kg, ठीक है। इसको लिख लें यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बम जिसका वेग 40 IK प्लस 50 JK माइनस का 25 KK मीटर पर सेकेंड है, फटकर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। यदि टुकड़ों के द्रव्यमानों का अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 है तथा छोटा टुकड़ा IK प्लस 70 JK प्लस का 15 KK मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, तो बड़े टुकड़े का वेग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन टुकड़ों के वेग क्या होंगे? टुकड़ों के वेग क्या होंगे? क्या होंगे? ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में हमें क्वेश्चन गिवन है कि जो एक बम दिया है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 40 IK प्लस 50 JK माइनस का 25 KK मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये दो टुकड़ों में विभाजित होता है, ठीक है। तो जो इनके मास का रेशियो है वो क्या है 1:4 है, ठीक है। जो दो टुकड़ों में विभाजित हो रहा है ये, तो इनका मास का रेशियो क्या है 1:4 है तथा छोटा टुकड़ा 200 IK प्लस 70 JK प्लस का 15 KK मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है गति कर रहा है, और हमें बड़े टुकड़े की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। और एक तो हमें बड़े टुकड़े की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, फिर इन दोनों टुकड़ों का जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, वो हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम। तो यहां से अपने पास में हमें गिवन है कि जो कैपिटल M है, कैपिटल M क्या लेते हैं हम बम का द्रव्यमान, बम का जो मास होगा वो हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी को हम v ले रहे हैं, ठीक है। ये इसका वेग है, और अपने पास में छोटे टुकड़े का द्रव्यमान
छोटे टुकड़े का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मान लेते हैं छोटे टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, m/5 है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा वो क्या होगा, इससे 4 गुना होगा, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 4m/5। एक को हमने m/5 लिया है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 4m/5, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो क्या है 1:4 है। ठीक है, 1:4 है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया m/5 प्लस 4m/5, तो ये अपने पास में आ गया 5m प्लस 4m, तो 5m/5, तो ये हो गया m। टोटल क्या था अपना m था, एक m/5, दूसरा अपना क्या हो जाएगा 4m/5। तो बड़े टुकड़े का कितना हो जाएगा, अतः बड़े टुकड़े का द्रव्यमान ठीक है मास है ये अपने पास में आ जाएगा 4m/5, क्योंकि ये 1:4 के रेशियो में थे, ये अपने पास में आ गया। अब छोटे टुकड़े की वेलोसिटी हमें गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, इसको हम v1 दे रहे हैं, तो v1 अपने पास में आ जाएगा, इसको हम दे देते हैं m1, इसे हम दे देते हैं m2। ठीक है, तो v1 हमारे पास में आ गया, v1 का मान 200 I प्लस का 70 J प्लस का 15 K। ठीक है, और v2 का मान क्या हो जाएगा, v2 अपने पास में आ जाएगी, v2 हमको निकालना है। ठीक है, v2 का मान हमें ज्ञात करना है। पहले हमें v2 का मान ज्ञात करना है और फिर इन दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ज्ञात करनी है। तो पहले हम v2 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम जो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है इसको यूज कर लेंगे, वही हमें एक वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू हमको गिवन है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम इसमें लगा के और इसके अंदर v2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसका वेग और उसका मास हमको गिवन है इस बॉम्ब का। ठीक है, मास भी हमको गिवन है और वेलोसिटी भी हमको गिवन है, ये हमको गिवन है 40 I प्लस 50 J माइनस का 25 K। तो ये सारी वैल्यूज रख करके हम मोमेंटम कंजर्वेशन से v2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखें फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन अपने पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू v वेक्टर इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, सारी वैल्यूज है अपने पास में, मान रख दें इसके अंदर। तो यहाँ पर m का मान अपना m का मान क्या है अपना m रख रहे हैं, और v वेक्टर का मान है 40 I प्लस का 50 J माइनस का 25 K इक्वल टू m1 v1। तो m1 v1 क्या होगा, m1 हमने माना था m/5 और v1 हमारे पास में दे रखा है 200 I प्लस का 70 J प्लस का 15 K प्लस m2 का मान हो जाएगा अपने पास में 4m/5 और v2 का मान हो गया
हमें निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। अब हम 5 को उधर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा, ये अपना जो m है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 5 को हम इधर ले गए तो ये आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 200 i प्लस, ठीक है, और 5 250 j 250 j माइनस 125 k इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, 5 को उधर ले गए तो इधर बच गया अपने पास में 200 i प्लस का 70 j प्लस का 15 k प्लस का 4m, m तो कैंसिल हो गया, 4v2, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। ठीक है, इसको हम इधर ले गए तो क्या वैल्यू बच जाएगी, i क्या है, दोनों साइड सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो v2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं v2 इक्वल टू आ जाएगा 200 माइनस 200 i प्लस 250 माइनस 70 j माइनस का 125 और 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस का ही होगा, प्लस का 15 k और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ गया अपने पास में, तो v2 इक्वल टू आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 250 में से 70 जाएंगे। ठीक है, 70 अपना पॉजिटिव था तो इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो 250 में से 70 गए 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 180 j माइनस 125 प्लस 15 तो 135 और 40, 140 k डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, 35 k ये अपने पास में आ गया, v2 का मान आ गया 45 j माइनस का 35 k। ठीक है, तो ये हमारी v2 की वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ तक ज्ञात करना था, v2 का मान हमें ज्ञात करना था 45 j माइनस का 35 k मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें पूछा है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, यानी सेंटर ऑफ मास जो हमारा फ्रेम होगा उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों टुकड़ों की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जो दोनों पार्ट्स हो रहे हैं इसके, तो इन दोनों पार्ट्स की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ठीक है, तो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी
बॉम्ब है, इसके अंदर जो विस्फोट हुआ है, ठीक है, ये इन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हुआ, उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये क्या हो रहा है? टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली इंटरनल फोर्सेस की वजह से है। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि VCM का मान वही रहेगा जो पहले था, यानी जो वेलोसिटी इसकी पहले थी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में VCM के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो V अपने पास में वही रहेगा जो पहले था। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, निर्देश तंत्र, ठीक है, ये जो V है वो चेंज नहीं होगा, अब भी V वही रहेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष छोटे टुकड़े का वेग, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारा छोटा वाला पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V डैश इक्वल टू V1 माइनस V, ठीक है, क्योंकि V जो VCM अपने पास में वेलोसिटी है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो V का मान V ही रहेगा। तो V1 माइनस V, V1 हमको गिवन है 200 I कैप प्लस का 70 J कैप प्लस का 15 K कैप, और V का मान क्या आ जाएगा? 40 I कैप प्लस का 50 J कैप माइनस का 25 K कैप, ठीक है। और यहां से अपने पास में क्या है? यहां पर हम VCM को कैसे निकालते थे? M1U1 प्लस का M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, यही होती थी अपनी VCM। यहाँ पर क्या है? हमको एक बॉन्ड दिया हुआ है, तो अब VCM क्या होगा इसका? एक ही हमको गिवन है, तो यहाँ पर ये VCM जो होगा इसको हम वेलोसिटी m और v हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? m कर देंगे, क्योंकि जिन दो पार्ट्स में ये बाद में डिवाइड हो रहा है वो पहले क्या है? मिलकर के m1 प्लस m2 इक्वल टू m है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिले हुए थे, एक थे, ठीक है, तब इनका VCM जो होगा वो mv अपॉन m, यानी जो इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है वही VCM है, ठीक है। तो VCM हमारा V था और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो VCM जो पहले था वही अब होगा, ठीक है। यानी अगर इन दोनों से निकाले तब भी V का मान वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में आ गया, यहाँ पे लिख लेना ऊपर कि चूंकि कोई बाय बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो VCM का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास में आ गया 200 I के प्लस का 70 J के, ये माइनस कर दे, तो 200 में से 40 गया, 160 I के प्लस 70 में से 50 गया, तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 20 J के और 15 और 25 ऐड होंगे 40 K के, तो ये वैल्यू आ गई V1 डैश की, यानी छोटे वाला जो हमारा पार्ट था उसकी वेलोसिटी, ठीक है। इसी प्रकार हम उसकी निकालें बड़े वाले पार्ट की वेलोसिटी, ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला पार्ट था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V2 डैश इक्वल टू V2 माइनस VCM, और VCM की जगह क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं हम, V2 का मान क्या है? 45 J कैप माइनस का 35 K कैप माइनस 40 I कैप प्लस का 50 J कैप
माइनस का 25 k कैप, ठीक है। तो 45 j कैप i कैप है नहीं, तो यहाँ से माइनस का 40 i कैप आ गया, ठीक है। i कैप के अंदर अपने पास में 40 i कैप आ जाएगा और j कैप के अंदर आ गया 45 j कैप माइनस का 50 j कैप, तो माइनस का 5 j कैप माइनस का 35 k कैप और माइनस माइनस प्लस 25 k कैप, तो माइनस का 10 k कैप। तो ये अपनी वेलोसिटी आ गई v2 डैश की, ठीक है। तो इस प्रकार हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी v1 माइनस v और v2 माइनस v, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो चेंज हो नहीं रही है। चाहे तो आप लोग ये वेलोसिटी अपने पास में गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये जो अपने पास में वेलोसिटी है उसका मान रख के निकालेंगे। जब हमने ये पहले जो हमें गिवन है m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हमारा m, तो जब इसकी वेलोसिटी इतनी थी उतनी ही रहेगी। तो इस प्रकार हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकाल सकते हैं।